तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 के अंदर क्या है, बेसिकली एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट्स टू परचेज एबीसी लिमिटेड। तो बेसिकली एक्स वाई जेड इसके अंदर एक्वायर है यहाँ, और एबीसी लिमिटेड जो है वो टारगेट कंपनी है। तो अगर हम देखें तो अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि बाय एक्सचेंज ऑफ 0.7 ऑफ इट्स शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, रिलेटेड फाइनेंशियल डाटा आर एस फॉलोज। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ अपने एक्सचेंज रेशियो बता दी 0.7, पर एक बार ना इसे वैसे भी चेक करना जरूरी है। एक बार ईआर के अंदर तो मतलब 0.7 हमने देख ली, पर एक बार इसकी प्लेन रीडिंग करके पता करना जरूरी है कि बाकी में जो एक्सचेंज रेशियो होगी वो 0.7 होगी। तो देखो, एक्स वाई जेड वॉन्ट्स टू परचेज बाय एक्सचेंजिंग 0.7 शेयर ऑफ इट्स शेयर्स, मतलब अपने 0.7 शेयर देना चाहता है उसके एक शेयर के बदले। तो बेसिकली जो ये 4 लाख के शेयर है ना, उससे कम ही देगा एबीसी, एक्स वाई जेड एबीसी को, ठीक है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई में 0.7, तो तब नंबर ऑफ शेयर आएंगे इससे। तो हमने डबल इसे वेरीफाई कर लिया एक बार के लिए, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो शेयर्स बताए हुए हैं कितने कितने, 10 लाख हैं और इसके 4 लाख हैं। फिर ईपीएस बता रखा है, तो ईपीएस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे दोनों को तो हमें अर्निंग मिल जाएंगी, टोटल कितनी अर्निंग है, और इसकी भी अर्निंग पता चल जाएगी। फिर दोनों के मार्केट प्राइस बता रखे हैं। तो ये इतना डाटा दिया है इन्होंने, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इलस्ट्रेट बताओ कि इम्पैक्ट क्या होगा मर्जर का ईपीएस पर, दोनों कंपनियों के ईपीएस पर। तो देखो, हमारे पास प्री ईपीएस तो ऑलरेडी दे रखे हैं 40 और 28, और अब ये पूछ रहा है कि मर्जर होने के बाद क्या ईपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें कंबाइंड ईपीएस निकालना पड़ेगा, मतलब आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो आफ्टर ईपीएस निकालने के लिए, आफ्टर मर्जर ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें अर्निंग चाहिए होगी। तो अर्निंग यहाँ से मिल जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 40, और 4 लाख मल्टीप्लाई में 28, तो अर्निंग पता चल जाएंगी इनकी। अब अर्निंग के बाद हमें शेयर्स भी पता है दोनों के, 10 और 4, और 10 और 4 के अंदर ईआर रेशियो भी पता है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा कंबाइन ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो देखो, इन्होंने ऐसे ही करा है यहाँ, पहले इन्होंने ये शेयर्स वगैरह लिख दिए यहाँ, इसके डाटा जो ऑलरेडी गिवन था। फिर प्रॉफिट निकल के आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके। फिर इन्होंने पीई रेशियो भी निकाल ली बेसिकली यहाँ से, क्योंकि देखो हमारे पास ईपीएस है और एमपीएस भी है, तो इससे पीई रेशियो निकल के आ जाएगी, आपस में दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गई 6.25 इसकी, और इसकी आ गई 5.71, ठीक है। अब कंबाइन ईपीएस निकाला इन्होंने। अब मर्जर के बाद कितना ईपीएस होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ये देखो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7, यानी कि 2,80,000 शेयर्स न्यू इशू करेगी एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। और एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं उसके, 10 लाख। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे हमें मिल जाएगा कंबाइन ईपीएस दोनों का। बेसिकली हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये 4 लाख और 1 लाख, और 1 करोड़ 12 लाख, सॉरी नहीं, 4 लाख भी नहीं है, ये ज्यादा ही है, कितना है जो भी हो, ठीक है। 400 और 112 बेसिकली, ठीक है। तो ये 512 हो जाएगा, और उससे डिवाइड कर देंगे हम तो 40 हमारा कंबाइन ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इम्पैक्ट देखना है, इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो, इम्पैक्ट देखना बहुत ईजी है, वही जैसे पहले करते थे। पहले आफ्टर लिख लो कंबाइन ईपीएस दोनों का, फिर प्री लिख दो, नीचे प्री लिख दो। प्री के अंदर दोनों के पहले लिख दो एज इट इज, जो थे गिवन दे रखे थे हमें 40 और 28, इसके अंदर कुछ नहीं करना। फिर जो एक्वायरर है उसका भी सिंपली लिख दो, जो कंबाइन ईपीएस आ रहा है 40 एज इट इज, कुछ नहीं करना। फिर जब ये जो टारगेट है इसका लो कंबाइन ईपीएस 40, और 40 के अंदर इसकी एक्सचेंज रेशियो यानी कि 0.7, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये बेसिकली आएगा 28। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, तो पता चला कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, दोनों का नील नील आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब पूछते हैं इसमें, देखते हैं सेकंड में क्या पूछा। तो सेकंड के अंदर ये पूछ रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड ये कोट कर रहा है कि हमारी जो एक्सचेंज रेशियो होगी वो 1:1 होगी मर्जर के लिए। ये टारगेट कंपनी बोल रही है कि हमें 1 ही शेयर्स चाहिए एक शेयर के बदले, ठीक है। 0.7 से काम नहीं चलेगा। फिर ये अब ये बोल रहे हैं कि एज्यूम कर लो जो पीई रेशियो है वो एक्स वाई जेड की वो चेंज नहीं होगी मर्जर के बाद भी, ठीक है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि यही रहेगी, जो हमने वो 6 पॉइंट समथिंग देखी थी वही रहेगी, ठीक है। तो व्हाट विल बी द गेन फ्रॉम मर्जर फॉर एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी को अब इस मर्जर से क्या गेन होगा ये बताना है इन्होंने, ठीक है। तो देखो,
पीई रेशो चेंज होगी नहीं होगी, मतलब रिमेन रहेगी, तो उससे जो है ईपीएस पे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं पीई रेशो से, ठीक है। बेसिकली पीई रेशो का इफेक्ट पड़ेगा एमपीएस पे, तो ये गेन पूछ रहे हैं, इसका मतलब एमपीएस के बेसिस पे कि ओवरऑल मार्केट प्राइस जो होगा शेयर्स का, उसके बेसिस पे क्या गेन और लॉस होगा, ठीक है। और एक्सचेंज रेशो हमें यूज करनी है 1:1, तो 1:1 एक्सचेंज रेशो हम यूज करेंगे तो हमारा कंबाइन ईपीएस चेंज होके आएगा, ठीक है। तो पहले कंबाइन ईपीएस निकाल लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने वो देखा एबीसी को क्या वो होगा, गेन होगा, ठीक है। एबीसी वालों को ही पूछ रहा था वो कि एबीसी को क्या गेन होगा। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने कंबाइन ईपीएस निकाला दोबारा, क्योंकि एक्सचेंज रेशो 1 है, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दोनों के शेयर उतने ही रहेंगे। 4 लाख और 10 लाख, टोटल हो गया 14, और ये हो गई अर्निंग इनकी, वही 512, ठीक है। डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें कंबाइन ईपीएस मिला 36.57, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, मार्केट प्राइस बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि पी रेशो का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है मार्केट प्राइस पे। तो देखो, कंबाइन ईपीएस है, और अगर मैं इसकी पी रेशो यूज करूंगा 6.25, ठीक है, तो 6.25 मैं यूज करूंगा, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, ये आ गया मार्केट प्राइस। कंबाइन एमपीएस भी कह सकते हो उसे, मतलब आफ्टर मर्जर एमपीएस, ठीक है। तो अब ये आ गया, पर अब हम निकाल रहे हैं टारगेट कंपनी के लिए, और टारगेट कंपनी के लिए जब भी इसे देखते हैं गेन लॉस के लिए, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सचेंज रेशो से, ठीक है, कंबाइन एमपीएस को, ठीक है। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पे ऐसे किया था, ईपीएस को मल्टीप्लाई करा था ईआर रेशो से, और यहाँ एमपीएस को देख रहे हैं, तो एमपीएस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईआर रेशो से, एक्सचेंज रेशो से, ठीक है। पर एक्सचेंज रेशो यहाँ 1 है, तो ये उतना ही आएगा। अगर ये 0.7 होती तो ये एडजस्ट होता, फिर एडजस्टेड एमपीएस आता कुछ और है, ये अब भी एडजस्ट, पर ये सेम ही आ रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेशो 1:1 है, ठीक है। और प्री के अंदर हम वैसे ही डाल देते हैं, जो मर्जर से पहले एमपीएस था, तो उसके अंदर नॉर्मल एमपीएस जो आ रहा था इनका, वही डाल देंगे, तो वो 160 रुपये आ रहा था। देखो ये लिखा हुआ 160 प्री मर्जर वाला, ठीक है, एमपीएस। तो ये सिंपली हमने वही ले लिया टारगेट कंपनी का 160, और यहाँ हमने ले लिया पोस्ट मर्जर एमपीएस, ठीक है। और ये एडजस्टेड भी हो गया, क्योंकि 1:1 रेशियो है। तो अब इसमें से हमने सिंपली इसे माइनस करा, तो ये आ गया गेन 68.56 का, ये आ रहा है गेन किन्हें, एबीसी लिमिटेड को, ठीक है। अब गेन और लॉस पूछ रहा है मर्जर के से एक्स वाई जेड लिमिटेड को क्या क्या होगा, मतलब एक्वायरर को क्या होगा। तो एक्वायरर का तो सिंपल निकल जाता है, उसमें तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो, प्री वाला ले लिया इन्होंने, प्री वाला है 250, 250 ये रहा, 250 यहाँ प्री नॉर्मल रख दिया इन्होंने माइनस करने के लिए 250। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस क्या है इसका, पोस्ट मर्जर एमपीएस इसका वही सिंपली 36.557 और 6.25, इसकी पी रेशो से, तो ये आ गया 2.28.56, और इसे इसमें से दोनों से माइनस करेंगे तो हमें लॉस मिलेगा 21.44 का। तो बेसिकली हमने दोनों के गेन और लॉस यहाँ से निकाल लिए। अब नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है इसने कि डिटरमाइन करो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो कि एक्सेप्टेबल हो शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ये ना, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सचेंज रेशियो तुम निकाल रहे हो ना, वो किसके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड एक्वायरर के लिए, और या फिर इसे ये चेंज भी कर सकता था कि एबीसी लिमिटेड के लिए कितनी होनी चाहिए, कि जो एबीसी वाले जिस पे एग्री करें कि होनी चाहिए। और अब इन्होंने एक्स वाई जेड के लिए पूछा, तो एक्स वाई जेड है एक्वायरर, तो एक्वायरर हमेशा ये चाहेगा कि जो उसकी पहली मार्केट कैपिटलाइजेशन थी ना पहले, यानी कि ये जो मेरा 250 रुपये इसका ईपीएस आ रहा था, 250 मल्टीप्लाई बाय जो इसके शेयर्स हैं 10 लाख, तो इसकी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। तो ये यही चाहेगा कि जो मेरी एग्जिस्टिंग है ना, वो मार्केट वैल्यूएशन मेरी कम ना हो मर्जर के बाद भी, क्योंकि मैं किसी को मर्ज कर रहा हूँ, तो ये चाहता है कि इसके वैल्यू बढ़े, कैपिटलाइजेशन, तभी लोग मर्जर के लिए जाते हैं ज्यादातर। अब बढ़ जाए या लॉन्ग टर्म में बढ़ जाए वो बात अलग है, पर जाते इसीलिए कि एमपीएस उसका इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इन फ्यूचर में। पर अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो ये यही चाहेंगे कि इनका जो एमपीएस है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कम ना हो, वो एज इट इज कम से कम एटलीस्ट इतनी बची रहे, वो बनी रहे कम से कम, अगर बढ़े भी ना तो इससे कम ना हो। तो फिर अब ये कैसे होगा, तो देखो, बेसिकली इन्होंने यहाँ कैसे करा है, अ, देखो, वैसे मैं पहले ऐसा समझाता हूँ क्या होता है इसके अंदर।
देखो मार्केट प्राइस है 250, तो मुझे ये चाहिए कि मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ जो मेरी प्री है वही मेरी पोस्ट रह जाए, जो मेरा प्री एमपीएस है वही मेरा पोस्ट एमपीएस रहे। तो मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो बस मैं ना इसके अंदर यही फॉर्मूला दूंगा और मुझे यहाँ पे शेयर मिल जाएंगे। पहले ऐसे देखो जैसे मैंने करा, फिर आईसीआई के उसमें देखा। एमपीएस ले लिया मैंने, एमपीएस 250 कि मेरा जो प्री है वही पोस्ट रहना चाहिए, यानी कि ये देखो जो 250 था वही 250 होना चाहिए। प्लस अब एमपीएस निकलता कैसे, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगी मेरी पोस्ट मर्जर के बाद, वो और डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स, कितने कितने इशू हैं। ठीक है, और तो मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन रखी 6.25, ये पी रेशो हो गई और ये अर्निंग से हो गई। तो अर्निंग, टोटल अर्निंग मल्टीप्लाई बाय पी रेशो, तो ये आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टोटल, टोटल कंपनी की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ आ गई। प्लस नीचे हम लिख दूंगा मैं शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, तो 10 लाख तो ये हो गए और 4 लाख इसके हो गए, पर 4 लाख के अंदर मल्टीप्लाई उसकी यहाँ ईआर रेशो की, और ये ईआर रेशो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे ना पूरी इक्वेशन को ऐसे करके, तो हमें ईआर रेशो में मिलेगी यहाँ 2.8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो बेसिकली ये ईआर रेशो यहाँ आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम रेशो होगी जिस पे अगर हम इशू करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मतलब एमपीएस आएगा, पोस्ट एमपीएस वो 250 आएगा। तो इससे ना कोई लॉस नहीं होगा एक्स वाई जेड वालों को। अब आईसीआई ने इसे कैसे करा है, आईसीआई वालों ने इन्होंने ऐसे करा है कि इन्होंने पहले पूरी अर्निंग ली। ठीक है, पूरी अर्निंग से लेके इन्होंने उसकी मार्केट वैल्यू में मतलब पी रेशो से बेसिकली इन्होंने बेसिकली पहले इन्होंने अर्निंग ली। ठीक है, ये शेयर्स हैं, ये इसका वो है ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस से दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये आ गई अर्निंग 512 लाख। ठीक है, फिर पीई रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी रेशो से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एस हमारी भी ऐसी आई थी। ठीक है, 6.25 मल्टीप्लाई 512, इसमें भी ऐसे है और ये आ गई 3200। अब ये कह रहा है कि 3200 तो होगी एक्स वाई जेड की बाद में, मतलब मर्जर के बाद। पहले कितनी है उनकी एग्जिस्टिंग कितनी है, तो एग्जिस्टिंग देखा जाए तो शेयर होल्डर की है इस टाइम 2500 लाख। 2500 कैसे हो गई, देखो 250 ये शेयर हुआ, मार्केट प्राइस एक शेयर का और 10 लाख इनके शेयर हैं, तो ये हो गई 250 लाख। ठीक है, तो इंक्रीज इन्हें कितना मिल रहा है मर्जर के बाद, तो इंक्रीज मिलेगा इन्हें टोटल 700 लाख का, और ये 700 लाख का इंक्रीज मिलेगा एबीसीडी की वजह से, एबीसी के मर्जर की वजह से। तो एबीसी को ये जो शेयर्स दे सकते हैं वो 700 लाख के दे सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 700 लाख की वैल्यू के। ठीक है, तो अब मार्केट प्राइस जो शेयर्स का चल रहा है एबीसी का, ओ सॉरी एक्स वाई जेड का, क्योंकि एक्स वाई जेड देगा ना अपने शेयर एबीसी को, तो उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे हम 700 को, 700 लाख को, तो आ जाएगा 2.8 लाख, मतलब 2.8 लाख शेयर्स दिए जा सकते हैं एक्स वाई जेड से एबीसी को। ठीक है, तो देखो कितने शेयर्स देने हैं मुझे, मुझे देने हैं मैक्सिमम रेशो आ जाएगी फिर हमारी 2.8 लाख शेयर्स देने हैं, कितने शेयर्स के बदले में, 4 लाख शेयर्स के बदले में, मतलब उनके 4 लाख होने चाहिए, उनके 4 लाख शेयर्स हम ले लेंगे और उन्हें दे देंगे 2.8 लाख। तो ई आर रेशो ये बनेगी। ठीक है, 2.8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। ठीक है, अब इसे वेरीफाई करने के लिए इसे 4 लाख से मल्टीप्लाई करके देखना, तो ये आएगा 2.8 लाख ही आएगा इसके अंदर, यही वाला आएगा। मतलब इस ई आर रेशो को मल्टीप्लाई करूँ मैं 4 लाख से, तो मुझे 2.8 लाख से मिलना चाहिए। ऐसे वेरीफाई भी हो जाएगी एक बार के लिए, कभी मतलब ऊपर नीचे कर दिया जाए अमाउंट तो गलत ना हो। और जब इस मेथड से सोल्व करी जाती है तो ई आर रेशो को एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करके कि वाकई में हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है या नहीं, वरना ये गलत हो जाती है। और अगर ऐसे निकालो यहाँ ई आर रेशो उसमें रख के एक्स मान के ई आर रेशो को, तो फिर ये करेक्ट ही आती है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो 12 के अंदर क्या है, पी इज कंसिडरिंग टू टेक ओवर ऑफ आर लिमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ 4 शेयर्स इन पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड यहाँ पे वो हो गई एक्वायरर कंपनी, और आर लिमिटेड है टारगेट कंपनी, इतना तो समझ में आ गया। अब एक्सचेंज रेशो क्या है इनकी, तो 4 न्यू शेयर्स मिलेंगे पी लिमिटेड के अंदर। अब देखो 4 न्यू शेयर्स मिलेंगे ना पी के अंदर, तो 4 नीचे इसके अंदर 4 ऊपर आएगा एक्सचेंज रेशो में, और नीचे आएगा इसके अंदर 5 शेयर्स इन आर लिमिटेड, तो ये रेशो होगी एक्सचेंज रेशो 4/5। ठीक है,
फिर इन्होंने क्या पूछा है, डाटा क्या क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने डाटा दिया है हमें, प्रॉफिट दे दिया दोनों का, फिर नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, नंबर ऑफ शेयर्स और प्रॉफिट के बेसिस पे हमें ईपीएस मिल जाएगा दोनों का। ईपीएस के बाद हमें पी रेशो दिए, तो पी रेशो पे ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एमपीएस भी। ठीक है, इन्होंने फिर टैक्स रेट दिया है और बस। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं मार्केट वैल्यू, पूछ रहे हैं बोथ कंपनीज की, तो बोथ कंपनीज की मार्केट वैल्यू, यानी कि ये अलग अलग बेसिकली वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगी मार्केट वैल्यू, तो देखते हैं क्या होगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और देखने वाली है कि ये जो है ना, टैक्स रेट इसलिए दिया है क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो पहले इसे आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे यहाँ। तो पहले इन्होंने इसे देखो 15 को टैक्स माइनस करा, तो फिर आफ्टर टैक्स कर दिया प्रॉफिट को, इसे भी आफ्टर टैक्स कर दिया, उसके बाद ईपीएस कैलकुलेट कर लिया दोनों का, इसका 4.2 आया और इसका 0.63 आया, और फिर प्राइस ऑफ एमपीएस निकालने के लिए पीवी रेशो से ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका 5 रुपए आया लगभग, और इसका 5.67 के लगभग आया। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं पहला इसके अंदर की मार्केट वैल्यू बताओ बोथ कंपनीज की, तो हमारे पास एमपीएस आ गया, एमपीएस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स को, तो इनकी हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। तो इन्होंने पी के भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए और आर के भी मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों की आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कंबाइन करके इन्होंने दिखाई है, तो 126 इसकी हो गई और 85.04 हो गई। अब इसके अंदर ना एक चीज देखने वाली है कि देखो इन्होंने ये दोनों को प्लस कर दिया, पर इन्होंने यूज क्या करा है, हाँ इन्होंने इसके यूज करे रिस्पेक्टिव मार्केट प्राइस। तो ये वैल्यू ना मर्जर वैल्यू नहीं बोल सकते तुम इसे, कि मर्जर के बाद हमारी जो कैपिटलाइजेशन होगी ना वो ये होगी, ऐसा पता क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो तुमने यहाँ पी रेशो यूज करी ये वाली, पीई रेशो तुमने 12 यूज करी टी के लिए, और आर के लिए तुमने यूज करी 9 के लिए, और तुम बोलना चाह रहे हो कि जब मार्केट वो हो जाएगी, मर्जर हो जाएगा, तब भी इनकी रिस्पेक्टिव पीई रेशो ही काम करेंगी, मतलब इसके लिए जो पी रेशो होगी वो 12 रहेगी अब भी, और आर के लिए भी 9 रहेगी, तब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ सकती है। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब मर्ज हो जाती है ना तो आर लिमिटेड खत्म हो जाएगी और ये रहेगी पी लिमिटेड। अब पी लिमिटेड रहेगी तो पूरी अर्निंग ना जितनी भी है, मतलब आर की भी और पी की भी, इस पर कंबाइंड पी रेशो अप्लाई हो जाएगी फिर पी की लिमिटेड की। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही है ना, दो एक एक 0.05 ये नहीं आएगी, इससे कुछ ज्यादा आएगी, क्योंकि इस पे ये वाली पीवी रेशो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पर अभी इन्होंने अलग अलग पूछी थी कंपनी, तो अलग अलग तो ठीक है, बट कंबाइन करके मेरे ख्याल से ये नहीं बतानी चाहिए इन्होंने, क्योंकि कंबाइन के बाद इन्होंने ये नहीं बताया हमें कि पी रेशो किसकी अप्लाई होगी, और अब जब साइलेंट होता है तो हम मान लेते हैं लगभग कि एक्वायरर की यू पी रेशो यूज हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या करता है, क्या करा है इन्होंने। अब इन्होंने पूछा है सेकंड के अंदर कि वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स क्या होगी। ठीक है, तो वैल्यू पूछी है इन्होंने ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के लिए कितनी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अब ओरिजिनल शेयर होल्डर की जब वैल्यू देखी जाती है ना, तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई सिनर्जी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो पी रेशो है ना, ये फिर एक्वायरर की यूज नहीं होगी इसके अंदर, मतलब ऐसा मान लो कि एक्वायरर की पी रेशो यूज होगी उसके रिस्पेक्टिव की अर्निंग के लिए, और आर की होगी उसके रिस्पेक्टिव की अर्निंग के लिए, मतलब जो भी अभी अभी मैं बता रहा था ना कि ये कंबाइन गलत लिखा, तो ये कंबाइन इन्होंने इस पॉइंट के लिए तो गलत लिखा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू नहीं होगी, दोनों की कंबाइन करोगे तो 211 नहीं आएगी, कुछ और ही आएगी वो, एक्चुअली सिनर्जी वगैरह की वजह से। ठीक है, वो आगे भी पता चल जाएगा। अब जो इस सेकंड है ना, इसके लिए जो हम कैलकुलेट करेंगे ना मार्केट वैल्यू, इनकी मार्केट वैल्यू क्या मतलब, इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगी, मतलब इसे और इसे ऐड करके आ जाएगी, यानी कि इसकी पी रेशो हम यहाँ यूज करेंगे इसकी अर्निंग पे 15 लाख पे, मतलब 15 × 12 बेसिकली, और इसका हम यूज करेंगे 3.5 × 9। ठीक है, तो ऐसे करोगे तब भी ये इतनी मिलेगी, और ये इन्होंने जो एमपीएस से करा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, कॉपी से दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्री मर्जर मार्केट कैप ले लेंगे एक्वायरर की, और प्री मर्जर मार्केट कैप ले लेंगे
टारगेट की, तो 126 85.05, ठीक है। ये आ गई इनकी मार्केट कैप। ये कैसे आएगी, वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे मर्ज एंटिटी के अंदर, ठीक है। जब एंटिटी मर्ज हो जाएगी तब क्या वैल्यू होगी, तो दोनों के शेयर लिख देंगे, एक्वायरर के तो वही एज इट इज आ देंगे, ये उसके आएंगे टारगेट के, और ईआर रेशो से मल्टीप्लाई कर देगा। ईआर रेशो 4/5 थे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ हमें पता चली जो मार्केट एमपीएस आएगा, कंबाइंड एमपीएस, ये मानते हुए कि सिनर्जी का कोई बेनिफिट नहीं है, सिनर्जी का बेनिफिट नहीं है यानी कि रिस्पेक्टिव पी रेशो यूज हुई है उसकी मार्केट कैप कैलकुलेट करते टाइम। मतलब ये 126 और 85 जब हमने कैलकुलेट करा तो इनकी रिस्पेक्टिव पीई रेशो ही हमने यूज की थी कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो हमारा एमपीएस आता वो ये होता, ठीक है, 5.7045। अब ये दोनों का है कंबाइंड, मतलब ये जो एमपीएस आया है ये दोनों का है, ठीक है। तो हम हमें दोनों की वैल्यू चाहिए ओरिजिनल, मतलब टोटल शेयर होल्डर्स की वैल्यू चाहिए। तो ये पर पर्सन का आया तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, अब जो जो वो प्रोपोर्शनेटली होल्ड करते हैं, ठीक है, उस कंपनी के अंदर। अब देखो 37 लाख है टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब 37 के अंदर 25 तो यही हो गए ओरिजिनल वाले एक्वायरर के, ठीक है। तो इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 142.6 लैक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई एक्वायरर के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम कहेंगे 5.7 पॉइंट, ये एमपीएस हो गया कंबाइन एमपीएस, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 12 लैक्स। 12 लैक्स क्यों, क्योंकि इसके प्रपोर्शनेट शेयर ना 12 लैक्स है, ना कि 15 लाख। 15 लाख मल्टीप्लाई बाय ईआर रेशो 4/5, तो ये एडजस्टेड करके आएंगे यहाँ, ठीक है। 12 लाख शेयर्स, 12 लाख शेयर्स इसे मिले हैं 37 में, मतलब मर्ज कंपनी के अंदर इसके 12 लाख शेयर्स है। तो अब इनकी वैल्यू कितनी हुई, तो ये हुई 68.45, और दोनों का हम कंबाइन करेंगे तो वो यही आएगा, इन दोनों का जो टोटल है, यानी कि 211.05। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये भी निकल गया। अब इसके बाद है प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर, मतलब मर्जर होने के बाद प्राइस क्या होगा, देखो। अब ये एमपीएस है जो बेसिकली मैं जिसकी बात कर रहा था कि कंबाइंड एमपीएस अलग आएगा और ओरिजिनल के लिए जो हमने निकाला था अभी वो अलग आएगा उससे। तो ये कैसा आएगा, अब इसके अंदर जो देखो इन्होंने कुछ बोला तो है नहीं हमें कि कौन सी पी रेशो वगैरह यूज होगी, नहीं बोला ना। तो इसके अंदर जो एरर होगा उसकी पी रेशो अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 12 हम पीई रेशो ले लेंगे। तो इसके अंदर सिंपली हमें पहले कंबाइन ईपीएस निकालना पड़ेगा, और कंबाइन ईपीएस निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 12 से, तो ये आ जाएगा कंबाइंड एमपीएस एज पर इसकी पीई रेशो। तो यहाँ इसके अंदर थोड़ा सिनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उसकी पीई रेशो की वजह से, क्योंकि उसकी पीई रेशो अब अप्लाई होने शुरू हो जाएगी अर्निंग में। तो देखो पहले इन्होंने निकाला कंबाइंड ईपीएस, तो कंबाइंड ईपीएस मैं तुम्हें बुक से दिखाता हूँ, कॉपी से दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये कैसे निकलेगा, बेसिकली इन्होंने निकाला, देखो कंबाइन ईपीएस यहाँ निकला, कंबाइन ईपीएस कैसे निकला, 10.5 ये ऊपर अर्निंग आ गई 10.5 और 9.45, जो कि इसके अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखी थी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला वो भी। ये देखो 10.5 और 9.45 आफ्टर टैक्स वाला हमने प्रॉफिट ले लिया। अर्निंग्स, अर्निंग्स लेने के बाद हमने इसके नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए यहाँ, 25 लाख और 12 लाख। 12 लाख ये ईआर रेशो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है। तो टोटल 37 लाख हो गए शेयर्स, और 19.95 अर्निंग्स हो गई, तो ये आएगा लगभग 0.539, ठीक है। ये ठीक है, ये आएगी, ये आया एमपीएस, ईपीएस हमारा कंबाइन ईपीएस, ठीक है। कंबाइन ईपीएस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पीई रेशो से। पी रेशो कौन सी हमारी 12 यूज होगी एक्वायरर की, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.539 को, तो ये आ जाएगी 6.47। तो ये बेसिकली हमारा आ गया एमपीएस, ठीक है। क्या पूछा था इन्होंने, वही पूछा था मार्केट वैल्यू के पर शेयर, ठीक है। पर शेयर में हमने मार्केट प्राइस बता दिया इसे। अब ये पूछ रहे हैं कि इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ कंपनी, ठीक है। शेयर प्राइस मतलब प्राइस की बात कर रहे हैं, यानी मार्केट प्राइस होता है हमेशा। तो
तो बोथ कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोथ कंपनी के एमपीएस पे, अगर जो डायरेक्टर है वो पी लिमिटेड, if the director of P Limited accept their own pre-merger PE ratio to be applied to combined earning, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पी लिमिटेड के डायरेक्टर की जो हमारा प्री मर्जर का पी रेशियो है वही अप्लाई करेगा कंबाइंड अर्निंग्स पे, मतलब जिससे हमने ये बेसिकली ईपीएस एमपीएस कैलकुलेट करा है ऊपर, तो उस एमपीएस और जो हमारा प्री एमपीएस है उसके बेसिस पे जो है क्या फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब प्री एमपीएस ले लिया और कंबाइन एमपीएस ले लिया, तो अब उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि देखो शेयर प्राइस पे पूछा है उन्होंने, तो प्राइस पर शेयर बेसिस हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसे भी कॉपी से देख लेते हैं एक बार पहले। देखो इफेक्ट कैसे आएगा इसका, तो देखो अब मैंने क्या, हम क्या फॉलो कर रहे थे कि मतलब प्री वाला एज इट इज रहने दो और पोस्ट वाले के अंदर से उन्हें माइनस कर दो, यही कर रहे थे ना हम। अब पर इन्होंने ये निकाल के बताया इन्हें परसेंटेज के अंदर कि परसेंटेज के अंदर कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो ठीक है, पहले हम वो निकाल लेते हैं कि चेंज क्या हुआ, ठीक है, और फिर देखेंगे उसे परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे देखो ऐसे समझो, पहले मैंने प्री वाले लिख दिए दोनों के 5.04 और इसका था 5.67, इसके अंदर हमें कुछ करना ही नहीं है, एमपीएस के अंदर प्री वाले एज इट इज लिखे जाते हैं। ठीक है, दोनों के एज इट इज लिख दिए। फिर हमने निकाला पोस्ट एमपीएस, पोस्ट वाला था 6.47, ठीक है, 6.47 इसका रख दिया एक्वायर का, एक्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती तो इसका सिंपली रख दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही इसका हमने रखा नीचे टारगेट का, टारगेट 6.47 का, पर इसके अंदर तो ईआर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो ईआर की एडजस्टमेंट करी हमने पोस्ट वाले के अंदर, तो अब ये थोड़ा और कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी आएगा इसके अंदर वो फिगर आ जाएगी। अब ये चेंज हम देख रहे हैं, तो ये चेंज आएगा कहाँ से, तो चेंज इनके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना दोनों के अंदर, वो होगा यार इनकी बेस वैल्यू से। तो बेस मतलब थे कहाँ ये, इनिशियल वैल्यू क्या थी इनकी, तो इनिशियल प्री वैल्यू थी इनकी, तो प्री में थी, देखो इसकी एक्वायरर की थी 5.04, तो ये 5.04 से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेस में 5.04 आएगा। ठीक है, नीचे आ गया 5.04, तो अब इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा, तो ये पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो इंक्रीज हुआ इसके अंदर देखा जाए तो इंक्रीज मल्टीप्लाई में 100 लिख दिया, तो इंक्रीज हमें पता चला यहाँ से 5.04 से ये ऊपर बढ़ के चला गया 6.47 पे, तो 28% का इंक्रीज आया। अब इसका देखें ऐसे ही, तो इसका माइनस में आएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ इसकी कम हो जाएगी उल्टा। ठीक है, 6.47 मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 से, तो ये वैल्यू कम आएगी इससे, पर ये गया किससे नीचे, कहाँ से गया, तो ये गया वहीं से प्री वाली जो वैल्यू थी इसकी। ठीक है, तो प्री मर्जर जो एमपीएस था हमारा 5.67, ये वहां से नीचे गिरा, तो बेस के अंदर नीचे 5.67 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसे कैलकुलेट करा, तो ये डिक्रीज आई 8.71 का डिक्रीज हमें पता चला, तो बेस इनके हमने इंक्रीज डिक्रीज लिख दिए। ठीक है, ये परसेंटेज में, और अगर हम वैल्यू में देखें तो वैल्यू में ऊपर ही आ जाएंगे ये, इसे इसमें से माइनस करने में और इसे इसमें माइनस करने में, बस। ठीक है, इसमें इतना ही था, और इन्होंने अगर हम उसमें देखें क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें भी इन्होंने इतना ही करा है। हाँ, आगे ये इफेक्ट ऑन ईपीएस, तो पी लिमिटेड का सेम ऐसे ही करके निकाला जैसा हमने देखा था, इंक्रीज और लॉस पहले इन्होंने देखो कि लॉस पर शेयर वैसे बता दिया वैल्यू के अंदर 1.43 को डिवाइड में कर दिया 5.04 से, तो ये इतना इंक्रीज आएगा, और दूसरे का ऐसी तरह डिक्रीज आ गया, तो बस यही करना था इसमें, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो बेसिकली सीधा पढ़ते हैं सर। ठीक है, टी इसके अंदर टी लिमिटेड एक्वायरर है और ई लिमिटेड टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट कंपनी है। अब इन दोनों की बैलेंस शीट बता रखी है इन्होंने, इक्विटी शेयर्स बता रखे हैं, डेप्ट है और इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल लोन है। ठीक है, फिर ईबीआई डीटीए है इसके अंदर, दोनों के अंदर दोनों का बताया। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं, तो एक मिनट, और मार्केट प्राइस बताया दोनों का। ठीक है, अब दो प्लान है इसके अंदर, एक टी का प्लान है एक ई का प्लान है। टी कौन है यहाँ, टी है एक्वायरर, तो एक्वायरर यहाँ कह रहा है कि मैं दे देता हूँ तुम्हें, जो तुम्हें मैं प्राइस दूंगा वो दूंगा
बिजनेस एज अ होल के लिए 7 टाइम्स ऑफ EBIDTA, ठीक है। ये आफ्टर EBIDAT का 7 टाइम्स दूंगा, जो कि रिड्यूस होगा डेप्ट माइनस करने के बाद, ठीक है। मतलब डेप्ट माइनस करो, वो 7 टाइम्स करो, फिर रिड्यूस कर दो डेप्ट उसके अंदर से, टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर्स एट मार्केट प्राइस। और ये जो डिस्चार्ज होगा परचेज कंसिडरेशन, वो टी लिमिटेड अपने शेयर्स पे करेगा एज पर ओन मार्केट प्राइस, तो 220 के रेट पे परचेज कंसिडरेशन वो करेंगे, देंगे उस हिसाब से, ठीक है। फिर ई का प्लान क्या है, ई लेना चाह रहा है 1 शेयर इन टी लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड इन ई। मतलब अपने 2 शेयर्स के बदले में वो 1 शेयर लेना चाहता है, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। और ये भी मार्केट प्राइस के बेसिस पे होगा, यानी कि 110 डिवाइड बाय 2020, वो 120, ठीक है। ये इसकी रेशो होगी, ठीक है। द टैक्स रेट फॉर टू कंपनीज में बी एज्यूम्ड एज 30%, और जो टैक्स रेट होगा वो 30% होगा। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या पूछा है इन्होंने, अब इन्होंने पूछा है कि कंसिडरेशन बताओ कितना होगा, नेट कंसिडरेशन एज पर टी के हिसाब से भी और ई के हिसाब से। फिर नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने इशू करेगा टी लिमिटेड। ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड बताओ आफ्टर एक्विजिशन। फिर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताओ पी का एक्विजिशन के बाद, और स्टेट एडवांटेज, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं इसमें। तो देखो EBIDAT का 7 टाइम्स और उसके अंदर से डेप्ट माइनस, ठीक है, यही बोला था ना इसमें अपने प्लान में टी में। तो देखो 115.71, ये 115.71 ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, देखो ई ने, ई का 115.71 है ना, इसे मल्टीप्लाई करा बाई 7 से, तो ये आया 809, और इसके अंदर से डेप्ट माइनस कर दिया। तो ये बेसिकली ये हुआ परचेज कंसिडरेशन 569.97। अब ये डिस्चार्ज होगा मार्केट प्राइस के बेसिस पर। तो मार्केट प्राइस कितना है टी लिमिटेड का, वो है 220 रुपये, मतलब 220 रुपये पे चल रहा है उसका एक शेयर। ये देखो 220 पे, तो 220 पे चल रहा है, तो इससे डिवाइड करा जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे टी लिमिटेड को कितने इशू करने हैं, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये पूछ रहा है, थर्ड इसने पूछा था ईपीएस बताओ टी लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि कंबाइन ईपीएस पूछ रहा है। तो कंबाइन ईपीएस के अंदर हमें चाहिए होगी कंबाइन अर्निंग सबसे पहले। तो कंबाइन अर्निंग के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोनों का, इनका पहले ईबीआई डीएटी कर लो, ऐड दोनों का, ठीक है। प्लस फिर इंटरेस्ट इसके अंदर से हमने लेस कर दिया दोनों का 58 और उसका 30 लाख, ये रहा 12.5 से के रेट पर 250 लाख पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद दोनों का टैक्स माइनस कर देंगे, फिर ये आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग 12 लाख तो इसके खुद के ही हो गए ऑलरेडी, और फिर 2.59 जो इसने यहाँ इशू करी ये वाले, तो ये हो गई इसकी आफ्टर मर्जर आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गए 14.59। तो अब ईपीएस कैलकुलेट करेंगे कंबाइन ईपीएस, तो ये आ गया 20.56। तो ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसके अंदर कि हमें बताओ कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। अब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा है उसने, और पी रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया कि किसकी अप्लाई होगी। तो पी रेशो हम जनरली मान लेते हैं कि अप्लाई हो जाएगी एक्वायरर की। तो अब एक्वायरर की इन्होंने पी रेशो दी है, तो इन्होंने पी रेशो यहाँ हमें नहीं दी। अगर पी रेशो हम पे होती तो हमने कंबाइन ईपीएस यहाँ कैलकुलेट कर ही लिया, और उससे हम मल्टीप्लाई कर देते पी रेशो से, तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाता। हाँ, ठीक है। अब हमें निकालनी पड़ेगी पीई रेशो, प्री एक्विजिशन वाली, वो भी, ठीक है। और किसकी, टी लिमिटेड की। तो टी लिमिटेड की हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इस डाटा से हमें अर्निंग मिल जाएगी यहाँ, यहाँ से हम ये वाली अर्निंग उठाएंगे 400.86, उसके अंदर से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हम टैक्स माइनस करेंगे, और टैक्स माइनस करने के बाद हमें अर्निंग मिल जाएगी पीईटी, ठीक है। पीएटी निकालने के बाद हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमारे पास ऑलरेडी है 12 lakhs, तो उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे ईपीएस मिल जाएगा अपना, ठीक है। प्री ईपीएस मिल गया मुझे टी लिमिटेड का।
अब प्री ईपीएस है मेरे पास और एमपीएस भी है, ठीक है। एमपीएस, अब पी रेशो इसका मल्टीपल होता है कि पी ईपीएस के कितने मल्टीपल है, तो मैं बेसिकली एमपीएस को डिवाइड कर दूंगा ईपीएस से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने गुना है वो एमपीएस ईपीएस के, एमपीएस, ठीक है। तो मुझे पी रेशो मिल जाएगी यहाँ से, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो इन्होंने क्या करा है, हाँ, देखो इन्होंने वही ईबीआई डीटीए ली 400.86, ठीक है। यहाँ इन्होंने पहले टैक्स इंटरेस्ट माइनस करा 58, फिर 58 के बाद इन्होंने टैक्स माइनस करा, टैक्स के बाद ईएटी आ गई, ईएटी के बाद इन्होंने शेयर से डिवाइड कर दिया 12 लाख, फिर इन्हें ईपीएस मिल गया, फिर इन्हें प्री ईपीएस मिलने के बाद इन्होंने पीए मल्टीपल निकाली, यानी कि 220 को मल्टीप्लाई करा 20 से, तो ये ना पता चला 11 है, ठीक है। पी रेशो मिल गई मुझे 11 टाइम्स, अब 11 टाइम्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे कंबाइन ईपीएस से जो कि आया था 20.5 से, तो ये हमें मिल गया एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या पूछा है इन्होंने नेक्स्ट, ठीक है। अब ये हमारा 4 पॉइंट भी हो गया था, और इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं पूछा, ये पूछ रहे हैं एडवांटेजेस, तो ये थ्योरी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ई के प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ई के प्लान के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें हमें दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो पहले कंसिडरेशन कैलकुलेट करो, तो कंसिडरेशन कैसे आएगा, देखो अब इन्होंने एक्सचेंज रेशियो खुद ही बताई है यहाँ, अब ये बता रहा है, देखो ई लिमिटेड इज प्लानिंग टू सीक 1 शेयर इन टी लिमिटेड, मतलब टी लिमिटेड के अंदर केवल इसे एक ही शेयर चाहिए, और उसके बदले अपने कितने शेयर देना चाहता है, 2 शेयर दे देगा, ठीक है। तो अपने 2 शेयर देगा और वहां से 1 शेयर लेगा, तो हम यहाँ कैलकुलेट करके देखें, एक तरीके से सोचें तो हमें पता चल रहा है कि 0.5, मतलब 0.5 इसके अंदर ई आर रेशो आ रही है यहाँ तक अगर हम पढ़ें तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो रेशो आएगी है ना, ये बेस्ड होगी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे वो होनी चाहिए कैलकुलेट, यानी कि ये जो हम 1 शेयर लेना चाहते हैं और उसमें 2 देंगे, तो हमें मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे शेयर्स के। तो देखो टी लिमिटेड के शेयर का प्राइस है 220 और ई लिमिटेड का शेयर है 110। अब ये 2 शेयर्स देगा अपने, यानी कि 2 शेयर देगा ई लिमिटेड अपने, तो इसके 2 शेयर कितने वैल्यू के हुए, तो 2 शेयर हुए उसके 110 और 110, यानी कि 220 रुपए के। अब ये 220 रुपए के शेयर्स देगा, और इसके अंदर इसे कितना शेयर चाहिए, 1 शेयर चाहिए, ठीक है। 1 शेयर चाहिए इसका 220 के उसमें, ठीक है। तो अगर अब हम देखें इसकी रेशियो क्या आएगी, तो बेसिकली इसके अंदर हम 220 रुपए के शेयर्स मतलब उसके अंदर मिलेंगे हमें, हमारे जाएंगे, और हमें शेयर मिलेगा 110 रुपए का वहाँ टी लिमिटेड के अंदर, तो हमारी एक्सचेंज रेशियो बेसिकली हुई 110 डिवाइड में 220, मतलब कि ये हो गया अपना टारगेट वाला, यानी ई हो गया ऊपर और नीचे ये हो गया एक्वायर्ड 220, ठीक है। तो ये हो गई टी बाई ए, मार्केट प्राइस दोनों के हमने ले लिए 110 डिवाइड बाई 220, तो ये हो गई 1/2 जो रेशो आ रही थी, ये आ गई 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। अब देखते हैं कंसिडरेशन कितना पेबल होगा इससे, तो कंसिडरेशन बेसिकली उतना ही होगा इसका जितना इसे चाहिए, यानी कि इसके जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, तो इसके मार्केट शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है इस टाइम, 6 लाख इसके शेयर्स है और 110 रुपए वैल्यू है, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब 6 लाख ले लो और ई आर रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, ई आर रेशो क्या होगी 110 डिवाइड में 220, तो बेसिकली 3 लाख शेयर्स आएंगे, ठीक है। वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब ऐसे भी देख लेते हैं, तो ये 6 लाख मल्टीप्लाई में 110 रुपए का 1 शेयर है मार्केट प्राइस, तो ये हो गई इसकी परचेज कंसिडरेशन। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, तो 220 टी लिमिटेड का इस टाइम प्राइस चल रहा है 1 शेयर्स का, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये मिल गए हमें 3 लाख, 3 लाख शेयर्स मिल गए, ठीक है। अब ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, तो वही सेम है, पीएटी ले लेंगे जो कैलकुलेशन से आया था 300 लाख, और फिर नंबर ऑफ शेयर्स है उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ईपीएस, ईपीएस हमारा आया कंबाइन ईपीएस 20, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस वही हमने पी रेशो यहाँ कैलकुलेट कर ली थी, पी मल्टीपल, उस पर कोई चेंज आएगा नहीं,
और इससे मल्टीप्लाई कर दिया कंबाइन एमपीएस से, तो वो कंबाइन ईपीएस से, तो ये आ गया हमारा कंबाइन एमपीएस 220 रुपये। ठीक है, अब ये थ्योरी लिखी है इन्होंने, एडवांटेजेस क्या है, सिनर्जी, कॉस्ट रिडक्शन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और बेटर मार्केट शेयर और अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, ये इन्होंने तीन बेनिफिट लिखे और ये यहाँ क्वेश्चन हो जाता है खत्म। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इजी सा है, देखो इसके अंदर ये विल्सन है टारगेट कंपनी और सिम्पसन है एक्वायरर कंपनी। ठीक है, तो सिम्पसन इज लिमिटेड इज कंसीडरिंग अ मर्जर विद विल्सन लिमिटेड। तो अब इन्होंने दोनों का डाटा दिया है, बोर्ड जो है इनके डायरेक्टर वो कंसीडर कर रहे हैं कि कितने शेयर्स हम शेयर्स सिम्पसन के एक्सचेंज करे जाएं फॉर विल्सन लिमिटेड। ठीक है, बोर्ड बोथ बोर्ड्स आर कंसीडर, तीन पॉसिबिलिटी इन्होंने दोनों ने मिलकर कंसीडर करी, या तो 20,000 इशू कर देते हैं, या 25,000 या 30,000। ठीक है, अब हमें यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, और जो कि हमें बताएगी कि पोटेंशियल मतलब फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा ऑफ ईच स्कीम ऑन ईच सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, ईच सेट पे मतलब क्या, मतलब ये 20,000, 25,000 और 30,000 तीनों में अगर आएंगे तो हमें क्या इम्पैक्ट होगा इसका। ठीक है, तो देखो भाई, अब इन्होंने हमें और डाटा क्या क्या दिया है। ठीक है, डाटा दिया है इन्होंने, अर्निंग दे दी दोनों की, कंबाइंड अर्निंग होगी दोनों के अंदर जब मर्ज हो जाएंगे तो 3.5, वैसे दोनों की 3 है। ठीक है, फिर शेयर आउटस्टैंडिंग बता दिए इन्होंने कितने हैं, ईपीएस बता दिया दोनों का, फर्स्ट और सेकंड में दोनों, मतलब इसका 4 है इसका 10 है। ये एमपीएस बता दिया दोनों का 40, 100, और फिर प्राइस ई रेशियो बता दी दोनों की 10-10 है। फिर वैल्यू ऑफ फर्म बता दी इन्होंने, 10 है, 20 है और 10 है, और जब कंबाइन हो जाएगी तो 35 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ कितनी है फोर्सेबल, तो ये 0-0 है, कोई ग्रोथ ग्रोथ है नहीं। ठीक है, तो अब मुझे इम्पैक्ट बताना, तो मैं इम्पैक्ट के लिए क्या बताऊँ, इसके अंदर एक टेबल बनानी है मुझे, तो 3 बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार 20,000 कंसिडर करते हुए, एक बार 25,000 और एक बार 30,000। अब मैं कैलकुलेट क्या करूँ, तो एक तो मैं कर लूंगा ईपीएस, तो अब इन्होंने निकाला है ईपीएस के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, कंबाइन ईपीएस, और एमपीएस के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, तो इन्होंने निकाला है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी ये देखा जाएगा तीनों के अंदर। ठीक है, तो देखो पहले तो ये बता दिए कि कितने कितने शेयर होंगे, ये कंसीडर कर दिए 20,000, 25,000 और 30,000। ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अब एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, अगर 20,000 वाला कंसीडर होता है, 25 होता है और 30,000 होता है। ठीक है, तो देखो विल्सन के ऑलरेडी कितने इश्यूड है, 10,000। ठीक है, अब इन 10,000 लोगों को शेयर मिलेंगे कितने, 20,000, 20,000 शेयर्स मिल जाएंगे सिंपलसन के। ठीक है, तो इसकी रेशो हो गई 2, ईआर रेशो। ठीक है, 20,000 डिवाइड बाय 10,000, फिर 25,000 डिवाइड बाय 10,000 देखोगे तो 2.5, और इसे 30,000 डिवाइड बाय 10,000, इसकी 3 हो गई। इतना मतलब इसे दुगने शेयर मिलेंगे, इसे 2.5 गुना मिलेंगे, इसे 3 गुना शेयर मिलेंगे यहाँ, तीन इन सिचुएशन में। ठीक है, अब जब इन्हें शेयर्स मिलेंगे तो ये टोटल शेयर्स हो कितने जाएंगे मर्ज कंपनी के अंदर, तीनों सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, ये तो एक्सचेंज रेशियो हो गई। एक्सचेंज अब टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी मर्जर के बाद, तो 50,000 ऑलरेडी है सिम्पसन की, अब ये 20,000 और इशू कर देगा, तो यहाँ 70 हो गई इसकी, यहाँ ये 25,000 इशू करेगा तो यहाँ 75,000 हो जाएगी, यहाँ ये 30,000 इशू करेगा तो 50 और 30 80,000 हो जाएगी। तो कंबाइंड शेयर्स जो हो गए इसके आउटस्टैंडिंग शेयर आफ्टर मर्जर वो ये हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, शेयर कितना होगा इनका, कि जब टोटल कंपनी बन जाएगी, ये जो 70,000 शेयर्स हैं इसके अंदर से विल्सन के कितने कितनी मतलब कितने प्रोपोर्शन में उनकी शेयर होल्डिंग रहेगी, तो उनकी शेयर होल्डिंग रहेगी 2/7, यानी कि लगभग 20,000 शेयर्स होंगे उनके, और टोटल शेयर्स हो जाएंगे फिर 70,000, तो ये होगी 2.2/7 यहाँ। और ऐसे ही यहाँ 1/3 यानी कि 25,000 डिवाइड बाय 75,000,
तो इसकी 1/3 के मालिक बन जाएंगे, यहाँ 2/7 के बनेंगे, या 3/8 के बनेंगे। तो यहाँ से इनकी शेयर होल्डिंग पता चल जाएगी। अब मैं इसका ये ऐसे कर सकता हूँ, मुझे पता चल गया 2/7 की शेयर होल्डिंग है और मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन भी पड़ी हुई है, 35 लाख हो जाएगी, ठीक है, बाद में। तो मैं ये कह सकता हूँ 35 लाख का 2/7 तो उसका ही हो गया, जो पुराने वाले शेयर वो टारगेट कंपनी को मिल गया, ठीक है। इसके अंदर 1/3 मिल गया 35 लाख का, इसके अंदर इन्हें 3/8 मिल गया जो टारगेट कंपनी को, मर्ज कंपनी का, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इनकी कितनी वो होगी प्रोपोर्शनेट, तो देखो ये इन्होंने ये निकाला, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो इसके अंदर होगी इनकी 10 लाख, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइज इनकी हो जाएगी, इसके अंदर 11 लाख हो जाएगी, इसके अंदर 13 हो जाएगी। तो सबसे कम इनकी हो रही है यहाँ, वैसे देखा जाए तो टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम लॉस इन्हें यहाँ हो रहा है, वो सबसे ज्यादा लॉस इन्हें यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू मिल रही है, और सबसे ज्यादा फायदा इन्हें यहाँ हो रहा है 13,12,500 में। तो ये विल्सन वाले तो यही चाहेंगे कि 30,000 शेयर मिले हमें, ठीक है। और जो ये क्या बोलते हैं, सिम्पसन वाले होंगे, ये कहेंगे हमें 20,000 में फायदा है, कि 20,000 शेयर दिए जाए, ठीक है, उनमें हमें ज्यादा फायदा होगा। अब फ्रैक्शंस बताया इन्होंने, फ्रैक्शन ऑफ सिंपल्स कंबाइंड पोस्ट मर्जर ओन बाय सिंपल्स, ठीक है। अब ये मतलब इसका बता दिया, मतलब कि ये कितना होल्ड करेंगे। देखो 10 लाख यहाँ इन्होंने कर लिया, तो रिमेनिंग सिंपलसन के कितने वो कर रहे होंगे होल्ड, तो 25 लाख, 35 में से 10 लाख चला गया 25। सिमिलरली यहाँ 35 में से 11,66,000 चला गया, तो ये इसमें 23 लाख कर रहे हैं, और इसके अंदर चला गया तो इसके अंदर इतने कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू इन्होंने बेसिकली बता दी, देखो कैसे। ये तो हो गई इसकी सिंपल विल्सन की मार्केट कैप हो गई, उसके बाद पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन, तीनों सिचुएशंस में ये होगी, और विल्सन सिम्पसन की ये होगी मार्केट कैप, ठीक है, आफ्टर। और अगर हम प्री देख लें तो दोनों पे हमें पता चल जाएगा प्री क्या है, मार्केट कैप की ये रही, एक की 20 है, एक की 10 है, देखा जाए तो। और अगर हम इन दोनों में से माइनस कर देंगे इन्हें 20 और 10 को, तो हमें पता चल जाएगा किसे गेन हो रहा है, किसे लॉस हो रहा है। तो जहां दोनों को मैक्सिमम गेन हो वो वाली हम कंसीडर कर लेंगे सिचुएशन, ठीक है। पर इन्होंने टेबल ही पूछी थी, इन्होंने कुछ चूज वूज कराने के लिए नहीं पूछा, तो ये खत्म होता है यहाँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक बुक वैल्यू ईआर रेशो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। तो एफिशिएंट लिमिटेड इसके अंदर एक्वायरिंग कंपनी है, और हेल्दी लिमिटेड जो है वो टारगेट कंपनी है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर बता दिए दोनों के, मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रखी है, पीई रेशो बता रखी है। देखो अब देखा जाए तो अगर मैं इससे वो करूँ, नंबर ऑफ शेयर से मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करूँ तो एमपीएस आ जाएगा, और एमपीएस से वो पी से डिवाइड करूँ तो मुझे ईपीएस मिल जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग मिल जाएगी मुझे, और नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं तो मुझे टोटल अर्निंग भी मिल जाएगी, ठीक है। प्लस इन्होंने क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं मुझे 300 लाख के, ठीक है। और यहाँ पे भी दे रखे हैं, अब मुझे रिजर्व सरप्लस यहाँ मिल गए, और मुझे इक्विटी कैपिटल वहां मिल जाएगा ईपीएस से, ठीक है। ईपीएस को मैं जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मुझे अर्निंग पता चल जाएंगी, और कैपिटल मुझे यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि देखो 10 ईच है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से तो ये हो गया 100, और यहाँ 7.5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 75 लाख, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल मुझे मिल गया, और ये रिजर्व एंड सरप्लस मिल गए, तो ये मुझे मिल गई यहाँ बुक वैल्यू, ठीक है। इससे और इससे बेसिकली ऐड करके मैं बुक वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बोर्ड है वो फेयर डील देना चाहते हैं दूसरे को, तो स्वैप रेशो इन्होंने डिसाइड करे वेट के अकॉर्डिंग, और वेट दिए इन्होंने 40%, 25 और 30% रिस्पेक्टिव फॉर अर्निंग के लिए, मतलब अर्निंग के लिए 40 का वेट है, इसके लिए 20 का है बुक वैल्यू के लिए, और मार्केट प्राइस के लिए 35 का। तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी है हमारे पास, वो जो डिवाइड करके आएंगे, और उसके लिए अब देखते हैं कैसे सोल्व हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पहले देखते हैं, ठीक है, स्वैप रेशो ही निकालनी है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बतानी है आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है। तो पहले स्वैप रेशो देखेंगे, तो देखो
ये बहुत इजी है। इसके अंदर पहले तो मैं एमपीएस निकालूंगा दोनों का डिवाइड करके, फिर पी रेशो से डिवाइड कर दूंगा तो ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस से मल्टीप्लाई करूंगा शेयर्स को तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट मिल जाएगा फिर उसके बाद सेम ऐसे ही हेल्दी का। अच्छा एक मिनट रुको, मैं ना तुम्हें इससे उससे दिखाता हूँ। तो मैंने इसे कॉपी में सॉल्व करानी है तो इसके अंदर ऐसे ही देखते हैं इसे। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे यहाँ पी रेशो मिल गई, ईपीएस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद शेयर कैपिटल वो मल्टीप्लाई करके आएगा और रिजर्व मिल गया। ठीक है, तो अब हमने टोटल करा ए और बी का तो हमें मिल गई बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू 400 लाख हो गई और इसकी हो गई 250। ठीक है, अब इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो बुक वैल्यू आ गई 40 और 32। अब ईपीएस के बेसिस पे देखें तो हमारा क्या होगा, इसकी रेशो आई हमारी 20/5। 20/5 कैसे, तो देखो टारगेट कौन सी है इसके अंदर, टारगेट है हमारी टारगेट है बेसिकली ये हेल्दी। तो टी बाई ए होता है ना, तो 20/5। ठीक है, तो टी ए ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ही बुक वैल्यू निकाल ली 32/40 और मार्केट प्राइस निकाल लिया 100/50। ठीक है, ये रेशो आ गई, फिर रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया इनके रिस्पेक्टिव वेट से तो हमें मिल गई ई आर रेशो 2.5। स्वैप रेशो ये हो गई, ये ऐसे लिखना हो तो लिख देना। ठीक है, 2.5 आई बेसिकली। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, तो इसके ऑलरेडी 7.5 लाख हैं और इसे 2.5 गुना शेयर्स मिलेंगे तो इसे मिलेंगे टोटल 18,75,000 शेयर्स। ठीक है, एफिशिएंट लिमिटेड के अंदर। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या होगी ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। देखो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पूछ रहा है ये किसके अंदर, आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन के अंदर तो हेल्दी लिमिटेड तो खत्म हो जाएगी, एफिशिएंट रह गई। अब तो एफिशिएंट के अंदर जो प्रमोटर की पहली होल्डिंग है वो तो पहली की एज इट इज रह जाएगी जो पहले थी उनकी। तो उसके बाद उन्हें नए शेयर्स कितने मिलेंगे, देखो 4.75 शेयर्स। तो ये पहली होल्डिंग है इनकी। तो एक बार दिखाता हूँ मैं तुम्हें, पहली कितनी है, देखो प्रोमोटर्स की है 4.75, तो ये तो एज इट इज रहेगी। अब जो नए शेयर्स इशू हुए, यानी कि नए शेयर्स कितने इशू हुए, अ, नए शेयर्स इशू हुए ये 2.5 लाख, वो 2.5 गुना हुए। ठीक है, अब मुझे जानना है इसके अंदर कितनी होल्डिंग थी इनकी ऑलरेडी प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी यहाँ 5 लाख, तो इन 5 लाख लोगों को कितने शेयर दे दिए इन्होंने, इन्हें दे दिए 2.5 गुना और, तो इन्हें 12.5 लाख और मिल जाएंगे। तो टोटल होल्डिंग देखें हम प्रमोटर्स की तो 17.25 हो जाएगी प्रमोटर्स की। और टोटल कितने शेयर्स हैं अब इशू करने के बाद, तो 18.75 तो ये इशू करे हमने और इसके पहले कितने थे, तो पहले थे 10 लाख। तो ये हो गया लगभग 28.75, 28.75 यहाँ हो गया। ठीक है, और ये 17.25 अब प्रमोटर की नई शेयर होल्डिंग है टोटल मिला के, तो डिवाइड कर देंगे तो 60% होल्डिंग आ गई। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा क्या पूछा है, व्हाट द ईपीएस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ हेल्दी। तो ये पूछ रहे हैं कंबाइंड ईपीएस क्या होगा। तो कंबाइंड ईपीएस हम पे ईआर रेशो है ऑलरेडी, शेयर होल्डिंग हमें पता ही है कितने कितने शेयर्स हैं। ठीक है, और इसकी अर्निंग भी हमें यहाँ पता चल गई। ठीक है, ये रही प्रॉफिट दोनों के, तो दोनों के अर्निंग को ऐड कर देंगे। ठीक है, ईआर रेशो का यूज कर लेंगे, नीचे शेयर्स रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंबाइंड ईपीएस। तो यही करा, अर्निंग ऐड कर ली दोनों की। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करें टोटल, फिर अ, फिर दोनों की अर्निंग ऐड करी 50 और 150, फिर शेयर से डिवाइड कर दिया इसे, तो बेसिकली ये आ गया कंबाइंड ईपीएस। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है ये थर्ड पॉइंट में, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद क्या होगी मार्केट वैल्यू शेयर्स की। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ लिख के दे दिया एज्यूम पी रेशो ऑफ फर्म एफिशिएंट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ठीक है, वही वाली पी रेशो यूज हो जाएगी। तो यहाँ पी रेशो कितनी थी, 10 पी रेशो है इसकी एफिशिएंट की। देखें तो हम, तो जब 10 है इसकी तो
ये इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कंबाइन ईपीएस, तो मल्टीप्लाई कर दिया कंबाइन ईपीएस 6.69 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 69.56। ये हो गई इसकी मार्केट कैप। ठीक है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ले लिए और मार्केट प्राइस रख दी शेयर्स की, तो इससे मिल जाएगी हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये हो गई लगभग 1.99.85। ठीक है, तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में फर्क आ रहा है, पर अगर ऐसा हम अर्निंग के बेसिस पे करते ना, यानी कि हम 50 और 150 यानी 200 लाख लेते और मल्टीप्लाई कर देते उसकी पी रेशो से, डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से, मतलब 10, तो ये लगभग आ जाता 2000 लाख। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आ रहा है ये राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज फर्म, यानी कि जो फ्री फ्लोट शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जो मार्केट में हैं फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं, मतलब रिटेलर्स के पास जो शेयर्स हैं, जो प्रमोटर्स के अलावा शेयर होल्डिंग है वो कितनी है, तो ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, मर्ज एंटिटी के अंदर पूछ रहा है, तो बेसिकली ये ऐसे भी निकल जाएगी 60% है, तो 60% को 100% में से माइनस कर दो, यहाँ हमने जो निकाली थी प्रमोटर होल्डिंग, तो ये 40% आ जाएगी। ठीक है, पर ये पूछ रहा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, तो 40% तो हमें रेशो यहाँ से मिल गई। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल हमने यहाँ निकाली थी 2000, तो 2000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 199.85 लगभग 2000 ही है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 40% से, तो ये 799.94 आ जाएगी, तो इससे पता चल गया हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ खत्म होता है। अब 16 जो है 16 भी सिमिलर ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो एक बार को अब हम 16 भी देख लेते हैं। हम्म, तो 16 क्या कह रहा है, ये अभिमान लिमिटेड है, ये सब्सिडरी है जन्म लिमिटेड की, और जो अक्वायर कर रही है सभी स्वाभिमान लिमिटेड को, जो कि ऑल्सो सब्सिडरी है जन्म लिमिटेड, मतलब जन्म दोनों की पेरेंट है, अभिमान और स्वाभिमान की। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हमने देखा कौन सी एक्वायरिंग है और कौन सी टारगेट, तो ये स्वाभिमान है वो टारगेट कंपनी है, और अभिमान वो एक्वायरिंग कंपनी है, ये एक्वायर कर रही है। ठीक है, अब शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की क्या क्या है, मतलब पेरेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी है, इसमें 50% है, इसमें 60% है। शेयर कैपिटल दोनों का बता दिया, फ्री रिजर्व बता दिए। ठीक है, शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या बताया, इन्होंने पेड अप वैल्यू बता दी पर शेयर की कितनी है, मतलब बेसिकली एक शेयर कितने रुपए का है इनका, तो इसका 100 का है, इसका 10 का है। ठीक है, फ्री फ्लोट कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो यहाँ 500 है, यहाँ 156 है। ठीक है, पी रेशो बता दी दोनों की 10 और 4 है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पहले स्वैप रेशो पूछ रहा है, देखो स्वैप रेशो, और वो भी निकालनी है वेट के अकॉर्डिंग, यानी 25%, 50% और 25%, तो ये बेसिकली इजी है। पहले तो हमें इसके अंदर स्वैप रेशो के अंदर क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बुक वैल्यू चाहिए, शेयर्स की ईपीएस चाहिए और मार्केट प्राइस चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, मार्केट प्राइस हमें नहीं दिया। ठीक है, ईपीएस है हमारे पास, ईपीएस देखा जाए तो अर्निंग्स नहीं दिया ईपीएस भी। ठीक है, बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू हम, हाँ बुक वैल्यू दे रखी है हमें, इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अ, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा बुक वैल्यू के लिए 200 और 900 और 100 और 600, तो ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 1100। अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने डायरेक्ट तो दिए नहीं, पर ये 200 लाख की कैपिटल है और पर पेड अप वैल्यू बता रखी है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, इसके भी और इसके भी ऐसे। ठीक है, तो ये इन्होंने नीचे कैलकुलेट करी, इसका हो गया 1100 और इसकी हो गई 700। अब नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 2 लैक्स। 2 लैक्स कैसे आए, ये 200 लाख से इसे डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ गया 2 लाख, और ये 100 लाख था और इसे डिवाइड करा इन्होंने 10 से, तो ये आ गया 10 लाख। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए हमें। अब नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए तो उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो हमें बुक वैल्यू मिल गई दोनों की बेसिकली। ठीक है, अब प्रमोटर्स की होल्डिंग 50-50 है, तो नॉन प्रमोटर्स की कितनी होगी, 50 होगी, और इसकी भी कितनी होगी, कितनी होगी। ठीक है, अब हमें फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन पता है और उसकी परसेंटेज भी पता है कितनी है। ठीक है, एक की 50 है, एक की 40 है, तो अब हम बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे,
तो हमें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आओ। हाँ, हाँ, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पब्लिक की 500, यहाँ 156। ठीक है, टोटल आ गई, डिवाइड करने के बाद इसे 50% से करेंगे और उसे उससे करेंगे जितना भी था उसके परसेंटेज। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। उसकी थी 40%, तो 40% से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर टोटल मार्केट कैप आ गई। टोटल मार्केट कैप को अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमें पता चल जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मतलब मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये हो गई 500 और ये हो गई 39 इसकी वैल्यू। और इसे फर्दर डिवाइड कर देंगे हम पी रेशो से, तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। ठीक है, तो 500 डिवाइड बाय 10 तो 50 हो जाएगा, और 39 डिवाइड बाय 4 9.75 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें ईपीएस भी मिल चुका है। अब ईपीएस मिल गया तो, और नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता ही है कितने कितने, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 50 मल्टीप्लाई 2 और 9.7, तो ये हमारी अर्निंग्स भी आ गई हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ बुक वैल्यू पे कैलकुलेशन। तो ये हमने लिख दिया यहाँ टारगेट बाय एक्वायरिंग, तो टारगेट ऊपर आएगा टारगेट वाले का और नीचे इसका आएगा। तो ये परसेंटेज इन्होंने कैलकुलेट कर दी यहाँ, और यहाँ की मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली आई ईआर रेशो। ठीक है, तो स्वैप रेशो यहाँ मिल गई हमें। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ कितने इशू होंगे, तो 10 लाख थे इसके ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएंगे 1,48,00,000 इतने शेयर्स लगभग इशू होंगे। अब नेक्स्ट इसने क्या पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर। मर्जर होने के बाद क्या होगी वो और देखना है। ठीक है, अब ये इसके अंदर पूछ रहा है सेकंड चीज हमसे कि ये बताओ बुक वैल्यू क्या होगी, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, मतलब कंबाइन ईपीएस, और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा अभिमान लिमिटेड का। एज्यूम जो पी रेशो होगी वो अभिमान की वही उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ऑल असेट्स और लाइबिलिटी जो होंगी वो टेकन ओवर हो जाएंगी बुक वैल्यू पर। ठीक है, तो अब ये तीनों चीजें दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, बुक वैल्यू, ईपीएस और एमपीएस, तीनों बताओ निकाल के। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं ये कैसे करना है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, कहाँ गया। हाँ, एक मिनट। तो ये रहा इसके अंदर, ये है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बुक वैल्यू तो सेम रहेगी। बुक वैल्यू इसके अंदर वही आएगी 1800, इन्होंने बस बाइफरकेट करके दिखा दिया। 200 प्लस 148 एज पर नए शेयर्स जो भी हैं वैसे करके इन्होंने दिखा दिया 148, पर हम डायरेक्ट भी ले लेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 900 और 5.51 करके इन्होंने मतलब नई वैल्यू ली है। तो पहले ये देखो टोटल में क्या आएगा, टोटल में तो ये उतना ही होगा 200 900 500 600 प्लस तीनों को टोटल करोगे तो ये 1800 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने अलग अलग करके दिखाया। पहले इन्होंने कैपिटल ले लिया 200 एज इट इज ले लिया उसका अभिमान का, इसका नया ले लिया 148 जो की शेयर्स यहाँ इशू हुए थे 148.825, तो उसके हिसाब से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स से, जो कि अब 100 का हो गया था। ठीक है, तो ये मिल गया, ये मिल गए हमें नया कैपिटल इसका। ठीक है, फिर ये 900 एज इट इज ले लिया इन्होंने अपना, और इसके जो स्वाभिमान है इसका ये कैलकुलेशन कैसे आई 5.51175, ये ऐसे है देखो। पहले इसका था 100 प्लस 600, ये टोटल था इसका 700 आ रहा था। ठीक है, उसमें से माइनस हो गया 148 ऊपर वाला जो कि कैपिटल वाला, तो जो बचा है वो बचा रिजर्व एंड सरप्लस 5.51। ठीक है, तो ये यहाँ से आई फिगर, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया इन्होंने तो ये इतना ही आएगा 1800। फिर नंबर ऑफ शेयर्स न्यू वाले रख दिए, कितने हो गए टोटल, तो ये 3,48,000 हो चुके थे। तो यहाँ से हमने नई बुक वैल्यू मिल गई। फिर ईपीएस भी सेम है, अर्निंग्स ले ली 100 लाख और यहाँ पे 97 लाख, फिर नए शेयर्स ले लिए तो नया ईपीएस मिल गया यहाँ, मतलब कंबाइन ईपीएस आ गया 56.62। अब पी रेशो हमारे पास ऑलरेडी है ही 10,
और कंबाइन ईपीएस आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ आ गया कंबाइन एमपीएस न्यू वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 अभिमान और अभिषेक लिमिटेड है, सिमिलर है 16 की तरह। ठीक है, तो इसके अंदर अभिमान जो एक्वायरिंग कंपनी है और ये अभिषेक है, ये टारगेट कंपनी है। दोनों का शेयर कैपिटल बताया हुआ है, पेड अप वैल्यू बताई हुई है, तो नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएंगे इससे। ठीक है, पी रेशो बताइए, फ्री फ्लोट कैपिटल बताया है कितना है। इसके बाद एक मिनट। ठीक है, फिर जो इनकी होल्डिंग है मेन ट्रीडेंट, वो इंटरेस्टेड है दोनों के साथ जस्टिस करने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने स्वैप रेशो जो बताई है उसके वेट हमें ये लेने हैं 25%, 50% और 25%। ठीक है, तो पहला यही पूछ रहा है कि स्वैप रेशो क्या होगी। ठीक है, वेट्स के अकॉर्डिंग तो हमें पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ईपीएस निकालना पड़ेगा और फिर एमपीएस निकालना पड़ेगा। तो इसे हम देखते हैं। अब मैं इसे अपनी कॉपी से दिखाता हूँ तुम्हें। एक मिनट, ये आ रहा है। इस, 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 आ रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ समझ आ नहीं रहा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो फिर इससे हम उससे करेंगे स्टडी मैथ से। ठीक है तो पहले हमें निकालनी है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू बेसिकली शेयर कैपिटल और इसका रिजर्व का टोटल होगा। और तो ये आ गई हमारी 1000 लाख और यहाँ आ गई है 600 लाख। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स दोनों के कितने कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर हमने यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है पेड अप वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज़ दे रखी है और शेयर कैपिटल दे रखा है। तो यहाँ से हम डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, बुक वैल्यू आ गई यहाँ 500 और 600। ठीक है, फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग हाँ बता दी हमने, फिर नॉन प्रमोटर की बता दी, फिर नॉन प्रमोटर इसकी सेम बता दी, फिर फ्री फ्लोट बता दिया कितना है दोनों का, और डिवाइड कर देंगे रिस्पेक्टिव उससे, तो 800 आ गया। और इसे 40% से करेंगे 128 को, तो ये आ गया 320। ठीक है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे सेम, तो आ जाएगा एमपीएस। एमपीएस फिर फर्दर डिवाइड करेंगे पी रेशो से, तो मिल जाएगा हमें ईपीएस। ईपीएस मिल जाएगा, फिर वही नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएंगे अर्निंग्स। ठीक है, ये अर्निंग्स कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम बुक वैल्यू भी निकाल दी हमने। मतलब बुक वैल्यू ये आ गई हमारी, ईपीएस ये आ गया, एमपीएस ये आ गया, और रिस्पेक्टिव डेट से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी आ गई एक्सचेंज रेशो बेसिकली। ठीक है, अब एक्सचेंज रेशो निकालने के बाद इसमें वही यूज करा गया T/A। ठीक है, अब सेकंड इन्होंने पूछा था बुक वैल्यू, ईपीएस और मार्केट प्राइस। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी थी इन्होंने आफ्टर उसमें एक्विजिशन के बाद वाली। बुक वैल्यू, ईपीएस और एमपीएस बताना है, और पी रेशो जो रहेगी वो अभिमान वाली एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल लेते हैं कितने होंगे। तो 0.5 शेयर मतलब इशू होंगे, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 1.5 लाख शेयर इसके आ रहे हैं, तो 1.5 लाख नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो नए शेयर हो जाएंगे टोटल 3.5 लाख। 3.5 लाख हो गए, उसके बाद जो कैपिटल रहेगा वो हमारा वो एज इट इज रहेगा, मतलब 200 और 150, 350, और रिजर्व जो रहेगा 800 और 4.5 लाख। इसमें इसमें इन्होंने टोटल टोटल लेके दिखा दिया, और पिछला क्वेश्चन जो था वो उसके अंदर थोड़ा अलग दिखाया था इन्होंने। उसमें से जो नई कैपिटल आई है उसके बेसिस पे इन्होंने नया कैपिटल वो करा था, पर इसमें नहीं करा इन्होंने। इसमें टोटल ले लिया एज इट इज। तो जो बुक वैल्यू इसमें पहले थी वही आएगी ऊपर। तो ठीक है, अब नीचे शेयर्स चेंज हो जाएंगे, वो आके 3.5 लाख। 3.5 लाख जब लगाएंगे तो हम करेंगे डिवाइड, तो हमें मिलेगी वैल्यू 450 के अराउंड, ये 457 पर शेयर। ठीक है, एज ई ईपीएस निकाल लेंगे हम। ईपीएस वही अर्निंग ले लेंगे जो ऊपर थी। ये रही 80 लाख और 80 लाख दोनों की। ठीक है, दोनों की अर्निंग ली, शेयर्स पर डिवाइड करा, तो ये आ गया कंबाइंड ईपीएस। कंबाइंड ईपीएस आ गया, और पी रेशो हमारे पास एज इट इज है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर ये 457.1, ये हमें मिल गया मार्केट प्राइस। ठीक है, तो
दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, 457 है इसमें, 457.1 है, तो बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस लगभग सेम ही आया दोनों। ठीक है, अब ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स बता रहे हैं रिवाइज के अंदर क्या होगी। तो पहली 50% तो वो सेम ही होगी, 1 लाख होल्ड दे रखी है। नए के अंदर 60% थी, तो 1.5 लाख शेयर नए इशू करेंगे, तो उसका 60% देखे तो 90,000 शेयर्स जो है वो 90,000 नए इशू करेगा, तो टोटल होल्डिंग मिल गई हमें, और टोटल शेयर्स भी बताया हमें, तो ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग आ जाएगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, फ्री फ्लोट का भी सेम ही है, या 54.29 हमने देख ही ली, इसमें से 100 में से माइनस कर देंगे 100% में से, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मार्केट कैप से। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगी कि कितनी है इसकी फ्री फ्लोट, कितनी हो गई। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन बताई है, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस एंड बुक वैल्यू ऑफ आफ्टर एक्विजिशन। अच्छा, अब ये थोड़ा के अंदर देखने वाला है। अब इन्होंने यहाँ क्या करा, थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस और बुक वैल्यू इफ द एक्विजिशन ऑफ अभिमान लिमिटेड, और मतलब एक्विजिशन डिसाइड करा है इन्होंने कि बोनस शेयर इशू करेंगे 1/2 में। ठीक है, 1:2 में, एंड स्प्लिट कर देंगे शेयर्स को 5 रुपए फुल्ली पेड, मतलब दोनों चीजें होंगी, बोनस भी इशू होगा और शेयर भी ब्रेक हो जाएंगे, स्प्लिट होंगे। उसके बाद तुम्हें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए कंपनी में, ईपीएस क्या है अब नया, और बुक वैल्यू क्या है पर शेयर पे। ठीक है, तीन चीजें हमें निकालनी है, तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर ही निकल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर निकल गए तो ईपीएस में अर्निंग सेम ही रहेगी, तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा, और बुक वैल्यू में भी जो बुक वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, बस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ शेयर निकाल, तो देखो ये कैसे होगा। तो इसे मैं कॉपी से दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। ठीक है, तो पहले जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल था वो था 200 लाख, तो 200 लाख प्लस 1.5 लाख नए शेयर इशू हुए, वो थे 100 के। ठीक है, फिर 200 प्लस 150, टोटल कैपिटल हो गया 350 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3.5 लाख। ठीक है, ये यहाँ तक सिंपल था। अब इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर कितने होंगे इशू, 3.5 लाख, ये तो एज इट इज रहेंगे, प्लस आधे शेयर्स और इशू हो जाएंगे। ठीक है, 1:2 की रेशियो थी, तो 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1.75 और इशू होंगे, तो ये टोटल शेयर्स हो जाएंगे 5.25। तो 5.25 जब हो जाएंगे तो हमारा कैपिटल कितना होगा, कैपिटल तो उतना ही रहेगा, अभी स्प्लिट नहीं करे हमने, तो 350 लाख पहला था, और 1.75 लाख नए हो गए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 175 प्लस 350, तो ये हो गए 525। ठीक है, 525 का हो गया यहाँ कैपिटल। अब इसे करेंगे हम स्प्लिट, तो अब स्प्लिट करना है हमें 100 का है एक शेयर, और उसे करना है हमें 5 के अंदर। तो देखो 5 पॉइंट, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स विल बी होंगे 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 100 का था एक शेयर, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा 5, मतलब 5 रुपए के एक शेयर में से डिवाइड कर दिया, तो ये 105 हो जाएंगे। ठीक है, 105 लाख हो जाएंगे, ये पहले 5.25 लाख थे, अब ये हो जाएंगे 105 लाख। ठीक है, मतलब 5 लाख के लगभग ये हो जाएंगे 105 लाख। अब 105 लाख हो गए हमारे पास शेयर्स, तो अब इसे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं ईपीएस कितना आता है। तो अर्निंग तो सेम रहेंगी, वही 168 लाख, 160 लाख और डिवाइड बाय 105 लाख, तो ये हो गए 1.523 का ईपीएस आ गया। और बुक वैल्यू के अंदर भी बुक वैल्यू तो वही रहेगी सेम 1600, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये आ गया 15.23, तो ये हो गई बुक वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर भी यही आया सेम। हाँ, नया ईपीएस है 56 पॉइंट, एक मिनट, ये नहीं है वो क्वेश्चन, ये है, ये रहा। तो देखो नया ईपीएस आया 1.523, और नई बुक वैल्यू आई है 115.238। ठीक है, बस ये यही डन होता है।